कांग्रेस के हाथ लगी बजरंगबली की संजीवनी। इसका ट्रेलर 24 की पिक्चर बाकी। कर्नाटक का किंग बनी कांग्रेस। कर्नाटक में बजरंगबली का नाम लेकर बीजेपी ने संजीवनी मांगी, लेकिन नतीजों को देखकर ऐसा लगता है कि बजरंगबली वाली संजीवनी बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को मिल गई। कर्नाटक में कांग्रेस को फिलहाल 43% वोट मिलते दिख रहे हैं, जो कि 3 दशकों का रिकॉर्ड है। पिछले 34 वर्षों में कर्नाटक में किसी पार्टी को इतने वोट कभी नहीं मिले। बिल्कुल, और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ गया है, उत्साह बढ़ गया है और विपक्ष के खेमे में नेतृत्व की दावेदारी भी बढ़ गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिससे यह पता चलेगा कि कर्नाटक में किन किन मुद्दों ने कांग्रेस का रास्ता आसान बना दिया। आंखों में खुशी के आंसू, चेहरे पर जोश और जीत का जोरदार जश्न। कर्नाटक में नया किंग बनकर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस का हाथ अभी मजबूत है। कांग्रेस की जीत के कई फैक्टर्स हैं, लेकिन कांग्रेस मानती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक में उन्हें वोट मिले। Working together is the success. That is what I said on the day. अब आपको बताते हैं कि वो कौन से कारण रहे जिससे कांग्रेस ने कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत दर्ज की। कर्नाटक की जीत के पीछे उसकी 5 गारंटी स्कीम तुरुप का इक्का साबित होती हुई दिखाई दी। हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे, जिसमें गृह ज्योति, गृहलक्ष्मी, अनन्य भाग्य युवा निधि और शक्ति योजना शामिल है। इसके मुताबिक 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा, सभी परिवार की महिला प्रमुखों को 2000 रुपए की मासिक सहायता, बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो अनाज शामिल है। इसके अलावा 2 साल के लिए 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगार स्नातकों को देने का वादा किया गया। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत ओपीएस लागू करने का भी वादा किया गया था। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इस वादे को फ्रीबीज कहकर निशाना साधती रही। येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी के अंदर गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। चुनाव करीब आते आते कर्नाटक के बड़े नेता नाराज होकर बागी हो गए, जिसका फायदा कांग्रेस ने उठाने में देरी नहीं की। बागियों से कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। इस फैक्टर में बीजेपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। माना जा रहा है कि पार्टी को इसकी भी कीमत चुकानी पड़ी है। हुआ यह है कि लिंगायत वोटर से लेकर ओबीसी और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का साथ दिया, जबकि मुसलमान भी साथ आ गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी कांग्रेस को कर्नाटक में कमाल दिखाने का मौका दिया। इससे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी कर्नाटक में खत्म होती दिखाई दी। नतीजा यह है कि अब राहुल को पार्टी के नेता पीएम का चेहरा भी मान रहे हैं। बीजेपी ने जिन मुद्दों को हवा दी, उसके ठीक उलट कांग्रेस ने क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देते हुए भ्रष्टाचार और ध्रुवीकरण को मुद्दा बनाया। बीजेपी अपने मैदान में लाकर कांग्रेस को हराने में नाकामयाब रही। एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। पिछले 4 महीनों में कांग्रेस ने दूसरी बड़ी जीत दर्ज की है। हिमाचल के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक से जीतकर नई संजीवनी पाई है। नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बीजेपी को क्या चीज फायदा पहुंचा गई, कांग्रेस को क्या चीज फायदा पहुंचा गई, बीजेपी को क्या नुकसान हो गया, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल स्टूडियो में भी मौजूद है। शहजाद जो है वो पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अतुल लोंढे जी जो है वो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शहजाद, यहां पर हम एक रिपोर्ट अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और इसमें हमने कोशिश की कि किस चीज ने नुकसान पहुंचा दिया बीजेपी को। तो एक अंदरूनी कलह निकलकर बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, और दूसरा जो आरक्षण का जो वादा किया गया उसने भी नुकसान कहीं ना कहीं भीतर आपको पहुंचाया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके मंच से जो भी हमें निर्णय जनता ने कर्नाटका की सुनाया है उसको हम विनम्रता से स्वीकारते हैं, और जितने उत्साह से उत्तर प्रदेश के नतीजों को हम स्वीकारते हैं उसी विनम्रता से इसको भी स्वीकारते हैं। आज मैं पर ज़्यादा खुश हूँ शोभना जी, आप लोगों का मुझे साथ मिल रहा है इसके लिए भी। और एक बात है, आज कम से कम 6:05 पर लोकतंत्र जीवित है और ईवीएम बहाल हो गए। मैं इसके लिए अति प्रसन्न हूं कि आज ईवीएम बेचारी इसको कटघरे में नहीं खड़ा किया सुबह से किसी कांग्रेसी ने, और ना लोकतंत्र की मृतक शव को कहीं पाया कांग्रेसी ने। तो मुझे लगता है ये भी इतनी बड़ी उपलब्धि है आज हमारे चुनाव के नतीजों से, तो इसके लिए मैं और भी प्रसन्न हूं। अब देखिए, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। कुछ लोगों ने एक नैरेटिव बनाया था एंटी इनकम्बेंसी, ये तो कहीं खड़े नहीं होंगे। मुझे 2018 में 100 में से 36 लोगों ने वोट दिया, 2023 में भी 100 में से 35 लोगों ने वोट दिया। यदि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट होता बहुत बड़े प्रचंड मार्जिन से, तो कहीं ना कहीं वो 20 वोट हो जाता, 25 वोट हो जाता। तो कहीं ना कहीं जो वोट हमारा स्थिर रहा है ये बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं था तो था क्या? टीवीटीज टीवी के लिंगों में आप जानते हैं, पॉलिटिकल लिंगों में टीवीटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ वोट बैंक टू समवन, और ये ट्रांसफर ऑफ वोट बैंक टू समवन के लिए किसी ने अप्रोच किया, बड़े बड़े नारे लगाए कि हम जो है धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे, हम जो है खुलेआम जो धर्मांतरण करते हैं उनको छूट देंगे, हम जो है किस प्रकार से काउ स्लॉटर बिल को वापस ले लेंगे, ये सिद्धरामैया जी ने कहा था, एसडीपीआई से गठबंधन कर लेंगे। और जो एक जेडीएस से टीवीटी इनके पास गया है उसके बदौलत ये 4-5% वोट आगे निकल गए हैं। न्यूमेरिकल विक्ट्री उनकी हुई है, पर नैतिक विक्ट्री किसकी हुई है आज देखिए कि जिन लोगों ने कहा जय बजरंग बली के नारे से डर लगता है, डराते हैं, आज सुबह सुबह जाखू मंदिर जाकर उसी बजरंग बली के सामने मत्था टेकना पड़ा। तो हमारी वैचारिक जीत, हमारी नैतिक जीत, न्यूमेरिकल जीत उनकी है। ठीक है, स्वागत है। कॉपीराइट है शहजाद जी, क्या? अगर कोई और मंदिर जाए तो वो आपको कॉपी कर रहा है। देखिए, ये ऐसा क्यों आप कहते हैं? शोभना जी, 8 वर्ष पहले धर्म जितना आपका है उतना मेरा भी है, जितना बीजेपी का है उतना कांग्रेस का भी है। 8 वर्ष पहले जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो रोम रोम करते थे, आज उनके रोम रोम में जब राम आज आ चुके हैं, तो मुझे लगता है ये जीत किसकी है? ये तो देश की जीत है। और जो लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनाएंगे, आज वो मंदिर बनाने की बात करते हैं। मुझे लगता है ये देश की जीत है, ये राष्ट्रीय हमारे चरित्र की जीत है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय चरित्र ही प्रभु श्री राम, हनुमान, इनसे ही है। तो मुझे लगता है कि अगर वो रोम रोम करते करते राम राम पर आए हैं तो इससे बड़ी जीत है, हम सबकी जीत है। मैं कौन सा कह रहा हूं बीजेपी की जीत है, हाँ, पर कम से कम जय बजरंग बली डर का नारा नहीं है जो रहमान खान ने कहा था, वो कम से कम उस बयान को अब इनको सुधार लेना चाहिए। अतुल लोंढे जी क्या कहेंगे? ईवीएम आज बढ़िया है, जो इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है, और साथ में लोकतंत्र हारा की जीता है। बताइए मुझे आपसे, लोकतंत्र हारा है जीता? फिर से हम 4 लोग वही बैठे हैं जो कल परसों ओपिनियन पोल में बैठे थे, एग्जिट पोल में बैठे थे और एग्जैक्ट पोल में बैठे हैं। 25 जो है मैंने बोला था बढ़ते हुए दिखाई देगा 140 के आसपास, वो हो रहा है। तो वो शहजाद भाई अभी क्या है, जब से वहां गए हैं जहरी उगलना सीखे है, उसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है। संविधान की कॉपी देख लेते तो उसमें उनको रामायण महाभारत पूरी तरह से दिख जाता। अगर वो सही मायने में जिनके पास थे तो उनको पता चलता कि 1987 में किसने राम मंदिर का शिलान्यास किया था, उनको पता चलता अगर 1992 में नरसिंह राव जी ने 66 एकड़ जमीन दी थी। हाँ, आपको नहीं पता ना, राजीव गांधी जी ने किया था, कैसे पता रहेगा? आप तो उधर चले गए ना, भूल गए आप। राम मंदिर का शिलान्यास कहाँ हुआ? हाँ, राम मंदिर का शिलान्यास कहाँ हुआ था उस समय पर भाई? दरवाजा खुला, और उस पर भी जयराम रमेश ने कहा गलती है, ताला खुलवाना शिलान्यास हो गया मंदिर का। राम लल्ला का यही इनकी जानकारी का अभाव। बिठाकर उन्होंने पूजा किया था। मैं देखो तुम राजनीति छोड़ देना, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। मैं तुमको वीडियो देता हूँ राजीव गांधी जी का पूजा का। हाँ, अतुल जी, आज तो आपकी जीत हुई, कहाँ राजनीति छोड़ने के चक्कर में पड़ते हो? आज तो आप चलाओ थोड़ी और दुकान। आप बार बार झूठ बोलते हो, अब तक 100 झूठ पकड़ चुका हूं मैं आपके। चलिए, आप बोलिए, आप गुस्सा नहीं होना है, जीत में तो विनम्र रहो भाई। चलिए, जीत में तो विनम्र रहो। मुझे अच्छा लग रहा है कि बड़े हंसी मजाक के साथ ये डिबेट आगे बढ़ रही है, और बिल्कुल मैं आऊंगी अतुल लोंढे, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट और दिखा देते हैं। और देखिए, फिलहाल तो ये हाईवे दिख रहा है और आंकड़ा दिख रहा है। तो
तो छोटी सी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कर्नाटक के नतीजों के बाद चुनाव के मुद्दों को लेकर एक बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि नेशनल मुद्दे नहीं चले और लोकल मुद्दे चल गए। कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं को अहमियत दी, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय नेताओं पर भरोसा करती रही। चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव नतीजों तक समीकरणों के सहारे कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता तक पहुंचने में सफल रही। चुनावी मैनेजमेंट में माहिर माने जाने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस ने न सिर्फ चुनौती दी बल्कि मुकाबले से भी बाहर कर दिया। कांग्रेस ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो बीजेपी पर भारी पड़े। कांग्रेस ने पहले दिन से बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाकर कांग्रेस के हर नेता ने हमला बोला, जबकि बीजेपी इसका बचाव नहीं कर पाई। कांग्रेस का पूरा चुनाव कैंपेन लोकल मुद्दों के आधार पर बना, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे आगे बढ़ती रही। कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम किया। बीजेपी के कई बड़े नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए, जबकि बीजेपी ने पुराने नेताओं के टिकट भी काटे और उन्हें साइडलाइन भी किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया, मगर बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़कर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। ये लोग कौन सा केस में है, सारे एंटी सोशल बजरंग दल में है। ये बजरंग बली का फॉलोअर्स नहीं हो सकता है। तो ऐसा काम करके ही भारतीय जनता पार्टी धर्म के ऊपर आस्था जो रखा है उसको भी कमजोर कर रहा है। डेमोक्रेसी में हारना जीतना बड़ा बात नहीं है। हार को हम स्वीकार किया एंड एक विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ेंगे एंड आने वाले दिन में जीतेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण की बहाली का वादा किया, जबकि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, जबकि बीजेपी का फोकस हिजाब, लव जिहाद और तुष्टीकरण पर ज्यादा रहा। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी will not only analyze and will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. बीजेपी भले ही अब 2024 के लिए प्लान तैयार करने का दावा कर रही हो, मगर कर्नाटक की हार ने उसके लिए दक्षिण का द्वार बंद कर दिया है। अब सवाल ये भी है कि क्या कर्नाटक वाली रणनीति के सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी कोई कमाल कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शहजाद और अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी मौजूद है स्टूडियो में। शहजाद, बजरंग बली नहीं चला और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको एकदम परस के दे दिया था। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब लोग एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हनुमान, अब लोगों को स्थानीय मुद्दों पर विधानसभा में तो कम से कम वोट देते हैं? शोभना जी, एक तो बजरंग बली कोई चुनाव का नहीं है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अगर कोई बजरंग बली के विषय में कुछ बोलता है तो उसका हम प्रतिरोध आज भी करेंगे, कल भी करे थे और आगे भी करते रहेंगे। पर बजरंग दल और बजरंग बली में फर्क है, मुझे लगता है। नहीं, मेरा आपको स्पेसिफिक मैं आपको स्टेटमेंट सुना सकता हूँ। रहमान खान ने कहा था, रहमान खान जो सोनिया गांधी के वेरी क्लोज एड है, उन्होंने कहा था जय बजरंग बली ये डर का माहौल पैदा करता है। मैं करोड़ों हिंदुओं को जानता हूं, वो आस्था से, आज प्रियंका जी भी बोलकर आई होंगी जय बजरंग बली, और हम गर्व से बोलते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि डर का माहौल पैदा होता है इससे। मैं इसके ऊपर आगे भी निषेध करता रहूंगा, पहले भी करता। मैनिफेस्टो आने के बाद विरोध की आवाज, मैनिफेस्टो की आवाज इसलिए निकली क्योंकि उस मैनिफेस्टो में, जिसको मैं मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहता हूं, उसमें लिखा गया है और सिद्धरमैया का ऑन रिकॉर्ड टू न्यूज मिनट बयान है कि मैं धर्मांतरण के खिलाफ कानून और गौकशी के खिलाफ कानून को रद्द कर दूंगा, निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा। मैं क्या पूछना चाहता हूं उनसे कि ये एजेंडा है आपका? भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान कहीं पर भी धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं करता है, वहां पर धार्मिक आरक्षण की बात करना, क्या ये संविधान क्या वजह देख रहे हैं? मैं एक वजह अगर कहूं, सबसे बड़ी गलती बीजेपी की, आप शहजाद पूनावाला की नजर? नहीं, जो मेरी पार्टी की गलती होगी वो मैं आपको यहाँ पे विश्लेषण करके नहीं बताऊंगा। मैं अपनी पार्टी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं सचिन पायलट नहीं हूं। तो दूसरी बात यह है, केवल यह है कि सचिन पायलट कह सकते हैं धरने पर बैठकर, मैं धरना यहां पर नहीं करूंगा। मुझे जो लगता है मेरी पार्टी के विषय में, मेरे नेताओं को लगता है वो बंद कमरे में जहां पर विश्लेषण करके उस पर सुधार भी करें। एक बात केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं,
देखिए, आज विश्लेषण इसका भी होना चाहिए कि आज इतना सारा हवा खड़ा करने के बाद आप हमारे वोट शेयर को कम क्यों नहीं कर पाए? क्यों आज हम 36% पे खड़े हैं? क्या ये हकीकत है या नहीं है? मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, मतलब कि क्या था, एक एक्स्ट्रा वोट कहीं से आया, वो वोट आपको छिपते छिपाते मिल गए, वो टीवीटी है, टोटल वोट बैंक ट्रांसफर। अतुल जवाब दीजिए, आप बीजेपी का वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाए, आपने तो जो वोट बैंक आपको ट्रांसफर हुआ वो जेडीएस का हुआ। शोभना जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि बीच में मुंह नहीं मारेंगे शहजाद, और मुझे वक्त मिलेगा, क्योंकि मेरा समय उन्होंने जो है खा लिया और आपने बीच में रिपोर्ट लगा दिया। हाँ। तो ये ऐसी बात है कि धर्म के नाम पे कोई आरक्षण होता नहीं है। ये मनुवादी लोगों की वजह से हजारों सालों से लोग अलग अलग धर्म में चले गए, और उसके वजह से संविधान ने उनको जो जगह दी है वो जाति के आधार पर दी है, और वो भी उसका जो क्राइटेरिया है वो शिक्षा और सामाजिक जो पिछड़ापन है उसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है, जाति के भरोसे दिया जाता है। तो ये जो झूठ है ये बार बार बोलते रहते हैं, तो उसका तो उजागर करना जरूरी है। जहां तक बजरंग दली का सवाल है, मुसलमान भी मनुवाद से प्रताड़ित थे क्या? देखो, बीच में मुंह मारते, बताओ आप ऐसी बात करोगे, मतलब मनुवाद और मुसलमान का ख्याल है ना? आरक्षण तो मुसलमानों का। बात पूरी हो जाने दीजिए, जब आपकी बारी आए तो जवाब दे दीजिएगा। मैं मुंह नहीं मारता हूँ, क्योंकि अपना अज्ञान मत दिखाओ बार बार। उन जाति जो शिक्षा के स्तर पर और सामाजिक स्तर पर जो पिछड़ा है उनको 16(4) संविधान के अनुच्छेद के अनुसार आरक्षण मिलता है, तो बीच में सलमान का नाम मत लाओ। शहजाद, तुम जो सचिन पायलट को बोल रहे थे ना, यहीं थे तुम, हमने देखा है। तो ध्रुव सक्सेना, अगर आप भगवान का नाम लेके एक संगठन पैदा करते हो और उसके आधार में देश के विरोध में काम करते हो, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये धर्म की बात कहाँ से आ गई? पीएफआई की भी बात की हमने, वो बात शहजाद नहीं करेगा। शहजाद ये नहीं बताएगा कि जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम पे इतनी बड़ी किताब लगाई, प्रतिबंधित हमने कहने के बाद लगाया है। और जब पीएफआई को प्रतिबंध लगाने की बात थी तो आपका एक भी चेहता है ना प्रवक्ता, तो प्रतिबंधित तो मैनिफेस्टो में क्यों डाला? बीच में मुंह मत मारो ना। जब झूठ सामने आता है ना तो बीच में मुंह मारना शुरू हो जाता है, बोखलाहट शुरू हो जाती है। तो पीएफआई पे जो है मारना गलत हिंदी है, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ। मराठी ऐसे बोलते हैं, मला त्यांची मराठी कळतंय, तो मराठीत बोलतोय, त्याची मराठी हिंदी मध्ये येतोय। चलेगा, चलिए दीपक जी ने कह दिया तो फिर मेरा तो कुछ बोलने का बनता ही नहीं है। चलिए, उनका भाव मेरे तक पहुंच रहा है, बोलो। ठीक है, हाँ, भाव पहुंच रहा है उनकी तरफ, और वो भाव समझते भी है अच्छे से। तो एक बात तो ये तय है कि हर बार जब झूठ पकड़ा जाता है, जीवीएल नरसिम्हा राव ने पूरी किताब ईवीएम पे लिख दी, उसके ऊपर प्रस्तावना अडवाणी जी ने लिख दी। तो मैंने बार बार ये मुद्दा रखा कि सवाल ये नहीं क्या सही है क्या गलत है। लोकतंत्र में चुनाव जो है वो अहम है, महत्वपूर्ण है, कि वो लोगों का रिफ्लेक्शन है उसमें भी, उनकी इच्छा का। तो अगर दोनों तरफ से अगर उस पर अविश्वास पैदा होता है तो आ जाओ ना बैलेट पेपर पे। आपको इतना विश्वास है तो फिर बैलेट पेपर में आने से डरते कि वो आज मैं जीतने के बाद बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जीतने के नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसा बीच बीच में डरते कि वो बात करते हो। हम तो नहीं करते ऐसे बात, शांति से सुनते हैं क्योंकि हमारे पास सच होता है। अब तालिब हुसैन शाह इनका सोशल मीडिया का हेड, पहुंच गए जम्मू कश्मीर का, वो अमरनाथ के यात्रियों के ऊपर हमला करने की षड्यंत्र रचता है, वो पकड़ा जाता है, इनके सामने पकड़ा जाता है। तो ऐसे अभी प्रदीप कुरलकर जी है, वो डीआरडीओ में सारा मिसाइल का टेक्नोलॉजी जो है उसके सीक्रेट जो है वो पाकिस्तान को देते हैं। अगर आपके लिए हंसने वाली बात होगी शहजाद भाई, विषय पे शुरू किया था आरक्षण के विषय पे। अतुल जी कर्नाटक में रहिए ना सर, कहाँ पाकिस्तान साजिश षड्यंत्र मारपीट पे पहुंच गए। शोभना जी, बात यह है कि भगवान का नाम लेके कोई संगठन खड़ा करके अगर ध्रुव राठी पैदा होता होगा, अगर ध्रुव राठी नहीं सकते ना, राठी आपका है, राठी वाला आपका है भाई, ध्रुव सक्सेना। हाँ, राठी तो वो यूट्यूबर है भाई। चलिए कोई बात, की बात कर रहा हूँ, तो बात समझ गए। अरे भाई वो ध्रुव राठी सू कर देगा, सर हमें सू कर देगा, बोलेगा तुमने मेरा नाम। मैं नहीं बोलूंगा अभी कुछ। ऐसा है, देखिए एक करके मैं प्रयास करता हूं। मैं उनका भाव समझ गया। अतुल देखिए, दीपक जी को आपने आज इतना हंसा दिया है, खून बढ़ रहा है। इसके पहले भी एक बार दीपक जी हंसे थे और फिर मैंने क्या कहा था उसको शायद याद नहीं आ रहा, मैं याद दिला दूं तो तकलीफ हो जाएगी। लेकिन ध्रुव सक्सेना जैसे देश गद्दारों को अगर आप हंसते हंसते उनकी जो गलतियां उसको छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको मुबारक हो। लेकिन कोई अगर देश के साथ गद्दारी करेगा, कोई धर्मांधता फैलाकर अगर जहर फैलाने की कोशिश करेगा तो वो बैन होगा। ठीक है, चलिए आज नाम लेके, धर्म का नाम लेके तो आप ये कह रहे हैं कि इसी नैरेटिव के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी आने वाले चुनावी राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बजरंग दल को बैन करने की बात आप ऐसे ही करते रहेंगे? देखिए शोभना जी,
जहां जहां जो गलत करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्ती से होगी। अब आप एक बात छत्तीसगढ़ में सही काम कर रहे हैं। इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। ये शहजाद की पार्टी जैसा नहीं है कि महाराष्ट्र में गोकशी बंद करनी चाहिए। चलिए ठीक है, मुझे शोभना जी पर ऐसा नहीं है। मैं जब बोलता हूँ तो देखिए और एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और ये आंकड़ा सामने है। एक्सपर्ट की अनुमति से एक वाक्य बोल रहे हैं। अतुल आप बहुत बोल लिए, एक्सपर्ट थोड़ा हंस खेल ले तब तक मैं बोल रही हूँ। एक्सपर्ट अभी लोटपोट हो रहे हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है किरण रिजिजू इनका मंत्री, तब शहजाद का मुंह नहीं खुलता है। गोवा में चलता है इनको बीफ, सब जगह चलता है। सर गोकशी पे कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में आता है, स्टेट को निर्धारित करना है, केंद्रीय कानून नहीं बनता उसको। सर गो हत्या बंदी 1975 से है भाई। आपके पास बहुत डिरेल कर दिया आपने। रुक जाइए, आप लोगों ने पूरी डिबेट को डिरेल कर दिया। मुझे एक्सपर्ट्स के पास जाने दीजिए। आप रुक जाइए अतुल जी, आप शांत हो जाइए। अतुल जी प्लीज शांत हो जाइए, अब हो गया आपका। श्री ये आप दोनों ही पक्षों को सुन रहे हैं। अतुल रुक जाइए, अब आप दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं और जीत हार की वजह का यहाँ पर इस समय विश्लेषण हो रहा है, आकलन हो रहा है। क्या आपकी ओपिनियन क्या कहती है? मैं शहजाद जी से एक बात पूछना था। ये आपने सही कहा था कि ये जो है वो आपका वोट शेयर कम नहीं हुआ है, पर एक है ना प्रो इनकम्बेंसी है वो नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है वो? जी ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। प्रो इनकम्बेंसी का नैरेटिव भी 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जैसी पर्सनालिटी आई है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात यहाँ पे देखने मिला। यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं मिला। इसके 55 साल तक प्रो इनकम्बेंसी नहीं थी। 14 के बाद आप बीच में बहुत बोलते हैं भाई, आपने इतनी देर ले लिया, डिबेट को मेरी डिरेल कर दिया आपने। कहाँ का कहाँ ले गए? ये सवाल तो श्री दत्तन सर का था ना। श्री दत्तन जी शहजाद से बात कर रहे हैं, आप बीच में कूद पड़े। फिर आप मेरा एक सवाल है। नहीं, मैं देखिए इनका भी जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। अतुल जी ये बताइए कि श्री दत्तन सवाल पूछते हैं शहजाद से, शहजाद जवाब दे रहे हैं, आप बीच में बोलते तो इसको मुंह मारना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पहले ये बताइए। ये तो बहुत कुछ मानने वाले हैं। तो फिर शांत हो जाइए। कर्नाटका में केवल मुंह मारने तक नहीं सीमित होंगे, ये तो जनता का हक मारेंगे। ये और कुछ ना इसको लिया जाए। देखिए ऐसा है शोभना जी, वही तुरंत पकड़ी जा सकती है, तो उनको पता होना चाहिए वो बात। अच्छा चलिए, आप मेरी गलतियां पकड़ी हैं। आरती अब आपको मुझे लगता है आना चाहिए। बहुत डिबेट डिरेल हो चुकी है मेरी, बहुत समय दर्शकों का हम खराब कर रहे हैं प्लीज। तो लगातार इलेक्शन कवरेज हमारे जी न्यूज पर जारी है। कांग्रेस को कर्नाटक में छप्पर फाड़ सीटें मिल गई हैं, यानी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा है ये आंकड़ा, और कांग्रेस के पक्ष में ये आंकड़ा आया है। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या अब विपक्ष ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगा? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हार जीत और उलटफेर के इन चुनाव में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आगे तलाशे जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब दिलचस्प हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, ईवीएम पर सवाल, किसे मिला जवाब? कर्नाटक में कांग्रेस को छप्पर फाड़ जीत मिली है। जालंधर की लोकसभा सीट पर अब आम आदमी पार्टी की झाड़ू कमाल दिखा रही है। लेकिन अक्सर बीजेपी की भारी भरकम जीत से हताश होने वाली पार्टियां ईवीएम पर उंगली उठाती रही हैं। सवाल है कि क्या ईवीएम अब सवालों के घेरे से बाहर आ पाएगी? क्योंकि पिछले कई चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ईवीएम पर सवाल खड़ी करती रही है। सवाल नंबर 2, आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी राह मुश्किल? सवाल यह भी है कि कर्नाटक में मिली कांग्रेस की आज की जीत इस साल होने वाले आगामी चुनाव में कांग्रेस में नया जोश भर सकती है, या फिर आगामी चुनाव में बीजेपी कमल खिलाकर बाउंस बैक कर सकती है। आपको बता दें कि इस साल अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जीत सकते सवाल नंबर 3, जनता जनार्दन का फैसला कितना बड़ा? इन चुनाव में जनता जनार्दन ने पॉलिटिकल पार्टी को साफ इशारा कर दिया है कि जो उनके हितों के बारे में केवल न सिर्फ सोचेगा बल्कि काम भी करेगा, वही उनकी पहली पसंद बनेगा, भले ही कुछ राजनीतिक पार्टियां मुख्य मुद्दों से अलग चली जाती हों। सवाल नंबर 4, क्षेत्रीय मुद्दे बनाम राष्ट्रीय मुद्दे। कुल मिलाकर अगले 2 सालों में लोकसभा के साथ साथ 13 बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं। जनता हो या पार्टियां, कर्नाटक के चुनाव नतीजों ने साफ संदेश दिया है
कि क्षेत्रीय मुद्दों पर विधानसभा में विरोधियों को टक्कर देना सही होगा, जबकि राष्ट्रीय मुद्दों पर 2024 की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। सवाल नंबर 5, कर्नाटक का चुनाव ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। आज के चुनावी नतीजों ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत राजनीतिक पार्टियों को कुछ न कुछ दिया है। तो क्या माना जाए कि ये चुनाव केवल ट्रेलर है और इन चुनाव के बाद की पिक्चर अभी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ईवीएम की बात कर लेते हैं। अब श्री, ये जो ईवीएम वाला नैरेटिव है जो कांग्रेस अब बोलती है ईवीएम गड़बड़ है, मेल फंक्शन है, ये है वो है, अब क्या करेगी कांग्रेस, आप बताइए मुझे। मेरे ख्याल से वो कांग्रेस के लिए वो सब मुद्दा अभी थोड़ा सा ठंडा बस्ते में होगा। पर एक है वो जब जब हार जाते हैं, आपने सही कहा था, जब हार जाता है ये मुद्दा पूरा उठा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब मुद्दा अभी ज़्यादातर नैरेटिव सेटिंग में ज़्यादा नहीं होने वाला है, ऐसे मेरे को लगता है। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि ये जो नैरेटिव है ईवीएम वाला, ये आगे चल पाएगा आप कांग्रेस का, या अभी भी वो शेल्टर ढूंढ रहे हैं? वो कह रहे हैं ईवीएम पे हमारा सवाल बंद नहीं हुआ, हमारे सवाल जारी हैं। देखिए, अभी जीत गए तो नहीं उठा रहे, कल भी उठाया था, मेरे डिबेट में उठाया, सब उठा दिया। देखिए, पब्लिक अब इसको बहुत माने क्या कहिएगा हल्के में लेती है और इस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं देती है। बीच बीच में डिबेट में इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन आम जनता के बीच में जाएंगे ईवीएम नहीं होगा। लेकिन जो कोर वोटर होते हैं, जैसे आप समाजवादी पार्टी को कोर वोटर में ले लीजिए, आरजेडी का ले लीजिए, चाहे जेएमएम, वो कोर वोटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी पार्टी की जीत देखना चाहते हैं और उनको लगता है कि मेरी पार्टी जीत रही है, और जब वहाँ हार होती है और बड़ी हार होती है तो होता है कि यार यहाँ तो ईवीएम चेंज हो गया। पार्टियां जब भी अपने, जैसे अभी सारी बातें हुई हैं हम लोगों के कर्नाटका के ऊपर कर रहे थे, तो हम लोगों ने ईवीएम के बारे में बात किया, सब किया। हमने बैठे बैठे यहाँ पर देख रहा था कि 34-37 सीटें थी जहाँ पे जेडीएस के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि बजरंगबली से ज़्यादा जेडीएस ने भारतीय जनता पार्टी को हार में अपनी ज़्यादा भूमिका निभाई है। जेडीएस क्यों नहीं चुनाव लड़ पाई है, अपने वोटरों को क्यों नहीं समेट पाई, और उसका कारण एक ही लग रहा है कि कांग्रेस ने बजरंगबली का जो यूटिलाइज किया, जो उनके साथ कांग्रेस के जेडीएस के साथ जो मुस्लिम वोटर, अल्पसंख्यक वोटर थे, वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गए, गोल बंद कर लिया, पूरी तरह से गोल बंद कर लिया, और कहीं ना कहीं नुकसान इसका सीधा बीजेपी और जो वोट एआईएमआईएम और बटता जेडीएस में, वो सीधे सीधे कांग्रेस को फायदा हुआ। जी, मैं आरती जी आपसे ही जानना चाहूंगा कि अब ये नैरेटिव, पहले बोल रहे थे कि देखिए तो लोकल इलेक्शन है कर्नाटक का, अब कांग्रेस को ये लगता है कि देखिए भाई ये तो मोदी की व्यक्तिगत हार है। खुद जयराम रमेश ने ट्वीट किया था, इसको भुना पाएगी आगे चल के कांग्रेस? देखिए, ये अति उत्साह बिल्कुल नहीं, इस बात से तो इनको बिल्कुल प्रोत्साहन मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतनी रैलीज की, इतनी ज़्यादा कैंपेनिंग की कर्नाटका में, और जो ब्रांड मोदी है, जो उसका इम्पैक्ट जनरली हम लोगों ने इलेक्शंस में देखा है, उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि ब्रांड मोदी तब काम नहीं करेगा जब आपकी गवर्नेंस में इश्यूज होंगे, जब आपके करप्शन चार्जेस जो है उसका कोई काउंटर नहीं होगा, जब आपकी रीजनल लीडरशिप बहुत कमजोर होगी, तो ब्रांड मोदी काम नहीं कर सकता। ब्रांड मोदी एक हद तक काम कर सकता है, जब जो डबल इंजन की वो बात करते हैं बार बार, वो डबल इंजन जब तक बराबर एक सिंक्रोनाइजेशन में काम नहीं करेगा, दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अच्छी गवर्नेंस नहीं दे पाएगा, वो नहीं चलेगा। योगी को देख लीजिए या हिमंता बिस्वा शर्मा को लीजिए, उनकी गवर्नेंस अपनी स्टेट लेवल पे भी बहुत अच्छी है, इसलिए डबल इंजन की सरकार का जो वो फॉर्मूला है वो चल जाता है। लेकिन रीजनल लेवल पे बीजेपी को बिल्कुल ऐसा कोई डिल्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो हर स्टेट में ब्रांड मोदी चलाएंगे और वो चल जाएगा, वो नहीं हो सकता है। ठीक है शहजाद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ओवर डिपेंडेंस और प्रधानमंत्री मोदी, देखिए मेहनत करने में उनका कोई सानी नहीं है, उनके विरोधी भी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जितनी मेहनत शायद ही कोई पॉलिटिशियन ऐसा हो जो उनकी मेहनत को मैच करता हो, लेकिन ओवर डिपेंडेंस और डबल इंजन की जगह आप अगर राज्य में एक डब्बा लगा देंगे तो वो इंजन का काम नहीं करेगा। आपने देख लिया कर्नाटक में। और इसी में मैं जोड़ रही हूँ ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सपोजर। प्रधानमंत्री को अब आपने इतना ज्यादा, जो डिपेंडेंसी की दीपक जी बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा हो गया कि अब वोटर भी जो है वो उस ऑरा और उस जादू में आता नहीं है। देखिए, इसमें पहले तो मैं बता दूं कि ओवर एक्सपोजर नहीं है, हम अपने नेता से शर्मिंदा नहीं है।
कुछ और पार्टियां अपने नेता को छुपा के रखती है, बोलती है बोलो मत, करो मत कुछ। तो ये उनका स्ट्रेटजी है। हमारी पार्टी को दीपक जी ने गत कितने वर्षों से देखा है, हमारे यहाँ पर छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव हो, हर पार्टी का नेता जो है एक सोल्जर बन के काम करता है। वो प्रधानमंत्री जी ने भी किया। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, जहां पर प्रधानमंत्री ग्रेटर बेंगलुरु में गए, वहां पे हमारी 30 से 40% सीटें बढ़ी है। मोदी का पॉपुलैरिटी ये भी है कि जब 104 2018 में आई थी और जब लोकसभा हुए तो लोकसभा में उसको ट्रांसलेट करेंगे 25 सीटों की विक्ट्री को लोकसभा की, तो 177 में तब्दील हुई। मतलब ब्रांड मोदी इज देयर। हाँ, ये बात जो अभी आरती जी ने कहा इसको हम स्वीकारते हैं, पर इसमें एक ही चीज जोड़ना चाहता हूं। एक बात आपको ये भी देखना होगा कि बीजेपी में वो दमखम मादा है कि हमने 100 नए कैंडिडेट्स को या पहली बार के कैंडिडेट को उतारा, उसमें मात्र 17 जगह पे हम जीते। वही तो फेटल सिचुएशन पैदा हो गई ना, उसी फैसले ने तो आपको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। फैसले जो होते हैं पार्टी के आने वाले जनरेशंस के लिए लेने पड़ते हैं। हाँ। हमको उसका नुकसान हुआ है। 17 सीट में ही हम जीत पाए जहां पे 100 नए हमने कैंडिडेट दिए, पर क्या पार्टी को एक अपना नया लीडरशिप नहीं तैयार करना चाहिए? तो हम में वो मादा है, हम में दमखम है कि हमने एक कठिन निर्णय लिया कि नई कर्नाटका बीजेपी को खड़ा करने के लिए हमने 100 लोगों को, नए लोगों को चांस दिया। वहां पे हम नुकसान किए, कोई समस्या नहीं, हम और भी मेहनत करेंगे। पर हां, जो लोग इस चुनाव से अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आ गए, उनको पूछना पड़ेगा कि 2018 के बाद 2019 में साफ हो गए कर्नाटका में, 2018 के बाद राजस्थान में साफ हो गए, 2019 में छत्तीसगढ़ में साफ हो गए, मध्य प्रदेश में साफ हो गए। तो उसका मतलब यह है कि मोदी जैसा आपके पास ना कोई कैंडिडेट है, ना कैरेक्टर है, ना आपके पास वो करिश्मा। ठीक है अतुल लोंढे, आपने शहजाद को सुन लिया कि आपके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो ब्रांड मोदी को टक्कर दे पाए। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर आपसे यह है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो इस जीत को सीधे सीधे 2024 की जीत मान रहे हैं। क्या ये अति उत्साह नहीं है? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए शोभना जी, ये जो बात हो रही है कि पर्टिकुलर एक ही वो ट्रांसफर हुआ, ये गलत है। लिंगायतों का ट्रांसफर हुआ है। आप देखिए मैसूर में ओकालिंगा, मैसूर रेंज में ओकालिंगा का दिखता है 40 सीटें जो है 104 से 62 पर आए हैं, तो 40 सीटें कम हुई है, 17 सीटें वहां से भी कम हुई है। तो ओकालिंगा, लिंगायत और पूर्वाज, ओबीसी, एससी, एसटी बेल्ट में देखो श्रीरामल्लू इनके सबसे बड़े नेता है एससी के, जिनको इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, वो भी हार गए हैं। तो ऐसा नहीं है, जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है वास्तविकता वैसी नहीं है। वास्तविकता एक दिखती है कि एक जो नैरेटिव डाला गया, वो नैरेटिव है रोटी कपड़ा मकान का। जो 5 गारंटीज दी गई है, वो गारंटी पे लोगों ने इसलिए भरोसा किया क्योंकि राजस्थान में हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, हम वहां पर सस्ती दुकान जो खोले, हमने ओपीएस जो है ओपीएस दिया है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें दिखती है। तो किसी दूसरे के पास नेता है ही नहीं, हमारे पास नेता है। तो तुम्हारा भी नेता था वहां पर, हमारा भी नेता था। 51 मतदार संघों में से 51 असेंबली में से भारत जोड़ो यात्रा गई थी, जहां पे हम 39 से 40 सीटें जो है वो जीते हैं। तो हर कार्यकर्ता को उसका नेता बड़ा लगता है। ठीक है, सफलता अभी अतुल लोंढे जी के एनालिसिस के विषय पर एक एक करके बोलेंगे तो जनता नहीं आप बोलिए। अतुल जी ने अभी कहा कि हमारे साथ लिंगायत आए। मैं अब उनको बड़े सम्मान पूर्वक पूछता हूँ, लिंगायत समाज से मुख्यमंत्री बना दो, बनाने की है हिम्मत? वीरेंद्र पाटिल जी को जो उन्होंने अपमानित किया है, और आज ये बोल रहे हैं ना कि लिंगायत की वजह से जीते हैं, वरना तो जीतने की नहीं थी हैसियत। तो मैं इनसे बोलता हूँ, बता दीजिए, अनाउंस कर दीजिए कि लिंगायत मुख्यमंत्री बना रहे। हमने बोम्मई जी को भी बनाया, हमने येदियुरप्पा जी को भी बनाया, हम गर्व करते हैं इस विषय पे। आप बोलिए, लिंगायत को बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ऐसा है शहजाद जी, इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। मैं कह सकता हूँ आप पडवानी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। आपके तो गुरु थे ना वो। आपके समझ की सीमा ही इतनी है, प्रधानमंत्री के लिए वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए है। आपके समझ की सीमा के अनुसार ही बोल रहा हूं मैं। और आप प्रधानमंत्री के चुनाव का भी सपना मत देखो, आपको जो दिया है वो उसको संभालो ना। लिंगायत मुख्यमंत्री बनाएंगे उसका अपमान करते हो आप कहीं और चाह रहे। इतना भी गर्व और इतना अहंकार मत दिखाओ, इतना भी गर्व और इतना भी अहंकार मत दिखाओ, और दूसरे की समझ निकालने से पहले इसकी भाव भंगिमाएं अहंकार से भरी है। और कौन गिलहरी की तरह बैठा है देख रहा है। बार बार झूठ जो बोलते हो वो बार बार झूठ भी पकड़ा जाता है। अरे लिंगायत समाज को आपने श्रेय दिया, मैंने बोला अधिकार दो, मैंने बोला ना अधिकार भी मारेंगे। ये मारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
जैसा हमारे पार्टी में कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या होगा, ये हमारे कार्यकर्ता हमारे मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मेरे को बना दो, मैं बोल रहा हूँ लिंगायत समाज से किसी को बना दो। आप दोनों बने रहिए और मैं अपने दर्शकों को इस बीच कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ दिखाना चाहती हूँ। अतुल जी, कर्नाटका का लिंगायत समाज इस शो अरे आप दोनों की लड़ाई चलती रहेगी। अभी तो ये पहला मतलब अभी तो ये चुनाव कर्नाटक का है, अभी तो और 3 चुनाव है। आप लोग दोनों शांत रहिए और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कर्नाटक चुनाव में भले ही बीजेपी को मायूसी मिली हो, मगर उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। राज्य के सभी 17 नगर निगम बीजेपी के खाते में आए हैं और विपक्ष खाता भी नहीं खोल पाया है। वहीं पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर आम आदमी पार्टी ने भी जश्न मनाया। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ डांस तो कहीं मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, लिहाजा हर जगह कार्यकर्ता ने भी जश्न जोरदार मनाया। तो क्या योगी की माफिया को मिट्टी में मिला देने वाली नीति पर यूपी की जनता ने फिर मुहर लगा दी? सभी 17 नगर निगम बीजेपी के खाते में आए और विपक्षी खाली हाथ रह गए। चुनाव से पहले और चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये मुहर विकास कार्यों पर है और योगी जी के लाइन ऑर्डर को जनता ने सहज स्वीकार किया। माना कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कानून का राज स्थापित किया है और समाजवादी पार्टी के रिजिम ने, अन्य विपक्षी दलों के रिजिम ने, जिस ढंग से गुंडई अराजकता बढ़ी थी, दंगे बढ़े थे, लोगों ने इंटायर स्टेट में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे विपक्षी दलों का पूरी तरह से सफाया हो गया है उत्तर प्रदेश से। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करेगी। निकाय चुनाव में बीजेपी ने ट्रिपल इंजन सरकार के लिए मैंडेट मांगा था और जनता ने वो भी दे दिया। डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। योगी की नीति और रीति के बदौलत बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। निकाय चुनाव के अलावा यूपी के 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी विपक्ष को करारा झटका लगा। आजम खान के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर की सवार सीट पर बीजेपी और अपना दल के साझा उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी ने जीत दर्ज की, जबकि मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर अपना दल की रिंकी कौल को कामयाबी मिली है। समाजवादी पार्टी ने अपनी हार के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग पर साजिश का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया, साजिशन, पूरे घरों के वोट भाजपा ने कटवाए, फर्जी आधार कार्ड के जरिए भाजपाइयों ने अपने पक्ष में वोट डलवाए। लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सब भाजपा सरकार के इशारे पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। निष्पक्षता ताक पर है। अखिलेश की पार्टी भले ही आरोप लगा रही हो, लेकिन निकाय और उपचुनाव की जीत को बीजेपी ने 2024 का ट्रेलर बताकर अभी से अपनी तैयारी का आगाज कर दिया है। 2024 की चर्चा मत करिए, वो तो एक तरफा है। आदरणीय जनता जनार्दन ने, पूरे देश की जनता जनार्दन ने अपना तय कर चुके हैं कि आदरणीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। यूपी में योगी का मुकाबला कोई नहीं कर पाया तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को जश्न बनाने का मौका मिला। जालंधर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आपके सुशील रिंकू ने 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। जितने काम किए, हम तो केवल काम की राजनीति करते हैं, ना हम धर्म की राजनीति करते, ना हम जात की राजनीति, केवल काम। हमारे कामों के बेसिस पे हम वोट मांगते हैं लोगों से। तो एक तरह से पंजाब की जनता ने, जलंधर की जनता ने, और जलंधर का जो ये नतीजा, ये पंजाब का मूड है, पूरे पंजाब का मूड इस तरह इसमें दिखाई देता है। इस सीट के जीतने के बाद लोकसभा में हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। विधानसभा में हम ऑलरेडी हैं और इतना अच्छा काम करेंगे। 2024 में 13 में से 13 सीटें जीते हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक से लेकर यूपी और पंजाब तक चुनावी नतीजों के कई मायने हैं। हर दल अब अपने हिसाब से इसे 2024 के लिहाज से जोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। जी न्यूज़।